अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तैबा उर्दू नॉवेल्स। आज हम रीड करेंगे ज़िद्दी जुनूनियत नावल की एपिसोड नंबर 18, जिसकी राइटर समैया ज़ैनब है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड मोस्ट रोमांटिक नॉवेल्स। रूपा सुबह उठते ही फ्रेश होने चल दी। शामिर ने इसे इतनी भी मोहलत नहीं दी कि वो घर से अपना कोई सूट ही ले आती। परेशानी से टॉवल लपेटकर बाहर आई और पहनने के लिए कुछ ढूंढने लगी। अब इतना हैवी अरूसी लिबास पहनने की इसमें हिम्मत नहीं रही थी। अचानक ही इसे सोफे पर एक पैकेट मिला तो इसने खोलकर देखा था, जिसमें ब्लैक कलर की खूबसूरत नेट की साड़ी थी, जिसके ब्लाउज पे तारे लगे हुए थे। बाजू स्लीवलेस और बिग साइड सारी डोरियों से बनी हुई थी। इसने जल्दी से उसे उठाया और फिर वो वॉशरूम में बंद हो गई और कुछ देर में साड़ी पहनकर बाहर आई और अपने बाल बनाने में मगन हो गई। शामिर की आंख खुली तो रूपा को बेड पे ना पाकर इसके माथे पर अनगिनत बल पड़े। इतनी देर में इसे वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। चेहरा उठाकर सामने देखा तो रूपा को अपने पसंदीदा ड्रेस साड़ी में मलबूस देख के इसकी आंखों में चमक सी आई और उछलकर जल्दी से बेड से उतरा और इसके पीछे जाकर अपनी बाहों में लिए इसकी गर्दन में झुककर इसकी खुशबू में गहरा सांस लिया, जबकि वो इसके हसार में होले से कसमसाई थी। शामिर प्लीज़, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तैयार होना है। इसके लम्स ने इसके रगोपे में सनसनी सी तोड़ा दी। वो लर्ज सी गई और इसने पीछे की जानिब हटना चाहा। जब इसने इसकी कमर के गिर्द लिपटी इन मखमली डोरियों को दोनों हाथों से खींचते हुए अपने करीब किया तो वो बेजान सी इसकी सिमत खींचती इसके फुलाती सीने से जा टकराई। मुझे मेरे काम में खलल बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर आइंदा से ऐसी कोई हरकत की तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। शामिर इसके कान पे झुकते हुए इसने इसे धमकाकर फिर इसकी कान की लौक को दांतों से काटा। सी की आवाज़ के साथ रूपा चलाई, यू साइकोमैन। वो इसकी सुने बगैर इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाए इसके लबों पर झुका था, जिससे रूपा का सर इसके कंधे पे जाकर गिरा। शामिर अपनी सांसों में इसकी सांसें उलझा चुका था। कुछ देर बाद जब इसके होंठों ने इसकी गर्दन का सफ़र तय किया तो रूपा ने कुछ कहना चाहा। शाह इससे पहले रूबा अपनी बात मुकम्मल करती जब शामिर ने इसको खामोश करवा दिया। डोंट से एनीथिंग डार्लिंग, जस्ट फील इट। वो इसके शानों से साड़ी का पल्लू सरकाए इसके कंधे पे अपनी जुनूनियत के निशान छोड़ने लगा। खदीजा की जब सुबह आंख खुली तो खुद को शहरयार के हसार में पाया। जब नज़र इस पे पड़ी तो चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ गया, क्योंकि शहरयार शर्टलेस था और इसकी शर्ट खदीजा ने पहन रखी थी। इसने कसमसा कर जब इसके हसार से निकलना चाहा पर नाकाम रही। मजबूरन खदीजा को इसे ही उठाना पड़ा। शहरयार, शहरयार प्लीज़ उठे ना। शहरयार की जान क्यों तंग कर रही हो, सोने दो ना, रात को भी आपने सोने नहीं दिया। क्या क्या कहा आपने? मैंने रात भर आपको सोने नहीं दिया आपने? खदीजा ने मुझे इसकी बात को सुनती वो सदमे किसी कैफियत में हैरत से बोली तो वो मुस्कुराता हुआ अपनी आंखों को खोल गया और इस पे अपना घेराव और तंग करते बोला, बिल्कुल, आप ना इतनी प्यारी होती, ना मुझे इतनी अच्छी लगती, ना मैं रात भर जाकर आप पे अपनी जुनूनियत लौटाता। शहरयार ने इसकी गर्दन पे नाक सहलाते कहा और इसके रेशमी बालों में गहरा सांस लिया। शहरी प्लीज़ तंग नहीं करे ना, देखें सुबह हो गई है और आज मेरा पहला दिन है ससुराल में भी, जान क्या सोचेंगी। मेरी भी जान बहुत समझदार खतून है, आप इनकी टेंशन ना लें। इसने खदीजा के लबों पर उंगली फेरते हुए इस पर मदम सी फूंक मारते हुए इसे खुमार आलूद आंखों से देखा। इसके अल्फाज, इसके बोझल लहजे का भारीपन सुनकर खदीजा के वजूद में सनसनी सी दौड़ उठी। इससे पहले शहरयार खदीजा के होंठों पे झुकता कि बाहर से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की इसे आवाज़ सुनाई दी। सारा खुमार भग से उड़ा और माथे पे बल डाले शहरयार धाड़ा, कौन है? साहब जी, बीजान ने कहा है वो नाश्ता लगवा रही हैं, आप लोगों को उठा दूं? शहरयार की धाड़ पे मुलाजमा ने डरते डरते जवाब दिया, ठीक है तुम जाओ, हम आते हैं इसके हुक्म पर। वो जी कहती जल्दी से नीचे दौड़ी। देखा, मैंने कहा भी था, पर आप तो मुलाजमा के जाने के बाद खदीजा शिकवा कहती शहरयार की ढीली गिरफ्त से आज़ाद होती वॉशरूम में बंद हो गई
आयजा नूर नहाकर जब बाहर आई तो हमाद जाग चुका था। वो टॉवल से अपने बाल खुश्क करती टॉवल को स्टैंड पर लिटाकर मिरर के सामने बाल बनाने लगी कि हमाद इसके पास आता, इसका हाथ रोककर इसे अपनी बाहों में लेता, इसकी गीली गर्दन पर अपना लम्स बिखेरने लगा। आयजा नूर की सांसें इसके लम्स से उधम मचाने लगी थी। इसकी भारी सांसों की आवाज़ सुनते वो पीछे हटा था, इसका रुख अपनी तरफ किए अपने इश्क का इजहार करते। माय लाइफ, मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। इसके चेहरे को अपने हाथों के हौले में थाम कर इस पर झुका और इसके लबों पर अपने लब रखे जिसमें अकीदत और जुनूनियत थी। बहुत धीरे से इसने आयशा नूर के होंठों को आज़ाद किया और इसके चेहरे पर आई लिट को पीछे करता भोजल लहजे में बोला, यार को दीद खुमार से उछल करके मुझको हालात ने मारा है। मुकम्मल करके खुमार ज़दा लहजे में कहते इसने इसके गाल को पकड़कर अपने दांतों में दबाया था, जिससे आयजा नूर की सिसकारी निकली और फिर वो इससे दूर हुआ और इसने आयजा नूर के सुर्ख अनार चेहरा देखा जो इसको शिकवा किन निगाहों से देख रही थी। इसके देखने से हमाद का छत फाड़ कहका निकला, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर साथ में नीचे चलते हैं। हमाद इससे कहकर अपने मोबाइल पे कुछ टाइपिंग करता सोफे पे जा बैठा। आयशा नूर सुर्ख चेहरा लिए जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगी। जैसे ही वह तैयार हुई दोनों साथ नीचे नाश्ता करने के लिए चल दिए। दरवाजे की दस्तक पर इसकी आंख खुली थी। 1 मिनट के लिए वो समझ ही ना सकी थी कि वो इस वक्त कहाँ है। मीरब बाहर से आती सहराब की आवाज़ पर इसे सब याद आया, वो कहाँ है। मीरब दरवाज़ा खोलें। अब दस्तक के साथ सहराब की आवाज़ भी इसे सुनाई दी थी। मीरब ने उठकर लॉक खोल दिया था। वो रात वाले कपड़ों में बाहर खड़ा था। बीजान आ रही हैं, इनके सामने ऐसी वैसी कोई हरकत मत कीजिएगा। मीरब को देखते ही इसने जल्दी से कहा और इसका हाथ पकड़कर बाहर किया और खुद ड्रेसिंग रूम में घुसकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। 1 मिनट के लिए वह हका बका रह गई। 5 मिनट बाद वो बाहर था। अब इसके कपड़े चेंज थे। आप अभी तक ऐसे ही खड़ी हैं। वो इससे ऐसे बात कर रहा था जैसे रात को इनके दरमियान कुछ भी ना हुआ हो। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ गई। बीजान आए। सहराब ने सर झुकाए, इनसे प्यार लिया था। मीरब कैसी हो बेटा। मीरब ने शर्मिंदा होकर इन्हें देखा। पता नहीं क्यों इनका मीठा लहजा हर बार इसे शर्मिंदा कर देता था। वो आगे बढ़ी और इसी तरह सर इनके आगे झुका दिया जैसे सहराब ने झुकाया था। उन्होंने इसे गले लगाकर इसका माथा चूम लिया। अपने घर में पहला दिन मुबारक हो। अब तुम दोनों नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। बीजान ने इन दोनों से कहा। बीजान के जाते ही वो ड्रेसिंग रूम में घुस गई। जब वो बाहर निकली तो वह दरवाजे के पास खड़ा इसी का इंतज़ार कर रहा था। इसको देखकर वह बाहर निकल गया। वो इसके पीछे चल दी। डाइनिंग रूम में वो दोनों आगे पीछे दाखिल हुए थे। वसी और अरीस डाइनिंग रूम में सिर्फ 3 अफराद बैठे थे। इसके सलाम पर बड़ा भरपूर जवाब आया था। खदीजा जाके इसके गले लगी तो मीरब को भी यहाँ पाकर इसे थोड़ा सुकून मिला। खदीजा ने सहराब को सलाम किया तो इसने भी खदीजा के सर पे हाथ रखकर सलाम का जवाब दिया। सहराब ने मीरब के लिए कुर्सी पीछे की थी। इसके बैठते ही वो साथ वाली कुर्सी पे बैठ गया था। सुबह खैर ब्रो। शहरयार सहराब को मॉर्निंग विश किया तो बदले में इसने भी शहरयार को सुबह खैर कहा। खदीजा और बीजान ने मीरब को गौर से देखा जिसने आज भी नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़ रखा था। चेहरा हर किस्म के मेकअप से आ रही था। कलाइयाँ भी खाली थी। जबकि खदीजा ने सुर्ख रंग का तुर्क लिबास पहने लाइट से मेकअप किए, एक हाथ में शहरयार की दी हुई ब्रेसलेट जबकि दूसरे हाथ में सुर्ख चूड़ियाँ पहने सर पे सलीके से दुपट्टा ओढ़े शहरयार की जुनूनियत के खुशबुओं में बसी खिलता हुआ गुलाब लग रही थी, जिसको पहली नज़र में देखते बीजान ने माशाल्लाह बोलकर इसकी नज़र उतारी थी। जब वो नीचे साथ आए तो खदीजा ने शहरयार की बाहों में अपनी बाहें डालकर वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुए थे। खदीजा को इसे देखकर गुस्सा भी आया और सहराब को बीजान के सामने शर्मिंदगी भी महसूस हुई, पर अभी इससे बात करना मुनासिब नहीं लगा। तभी इसे बाद में बात करने का सोचती शहरयार के साथ जा बैठी और सबने नाश्ता करना शुरू किया। बीजान ने दोनों की फैमिली को सख्ती से मना कर दिया था कि वो नाश्ता नहीं भेजेंगे। इन्हें ये रस्म बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि इनकी बहुओं का पहला नाश्ता भी मायके से आए। अहमद और अदनान साहब ने बहुत इसरार किया पर बीजान ने इनकी खूब क्लास ले डाली, जिससे वो दोनों
खामोश हो गए। सहराब, वलीमे की सारी तैयारियां मुकम्मल है ना? जी भी जान, आप फिक्र नहीं करें, मैंने सब देख लिया है। अभी मुझे ज़रूरी काम से जाना है, इजाज़त दे मुझे, फिर बात होगी। सहराब और शहरयार नाश्ता करते दोनों एक साथ उठे और बीजान से इजाज़त लेते बाहर चल दिए। इनके जाते ही बीजान ने खदीजा और मीरब से पूछा, खदीजा और मीरब बेटा, वैसे तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अगर आप दोनों ने कुछ अपनी पसंद का लेना हो तो मुझे बता दो। मैं शहरयार को जल्दी घर आने का बोलती हूँ, वो तुम लोगों को ले जाएंगे। अरे नहीं बीजान, सब कुछ, आप परेशान ना हो, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं शहरी से कह दूंगी, वो हम दोनों को ले जाएंगे। खदीजा के शहरी कहने से बीजान के होंठों पे मुस्कुराहट आई तो वही मीरब ने भी इसे गौर से देखा था, जो वो कितनी हंसती खिलती शहरयार के मोहब्बत में रंगी हुई कुछ शर्माई सी इसे कोई अप्सरा लगी कि मीरब ने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी और इसे यूं ही सदा खुश रहने की दिल में दुआ दी। अच्छा, अब तुम दोनों जाओ और अपने कमरे में आराम करो, और दोपहर तक ब्यूटिशियंस भी आ जाएंगी। सहराब ने घर में ही बुलवा ली हैं ताकि तुम्हें अरूसी लिबास में सफ़र ना करना पड़े। जी बीजान की बात पे वो दोनों सर हिलाती हुई अपने अपने कमरों में चली गई। मीरब जब कमरे में आई तो इसने कमरे की हालत जो रात में की थी, अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। शायद सहराब ने रात को खुद ही सारी सफाई कर ली थी। इसने ड्रेसिंग रूम में आकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब ये कमरा ही इसे अपनी जाहे पनाह लगा। खदीजा इसके पीछे कमरे में आई तो मीरब कमरे में नहीं थी। इसने ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, जिससे इसके माथे पर बल पड़े, लेकिन फिर वो बाद में इसकी खबर लेने का सोचती अपने कमरे में सोने चल दी, क्योंकि रात को भी ठीक से शहरयार ने इसे सोने नहीं दिया था। शहरयार की शिद्दतों के बारे में सोचती वह शर्म से पानी पानी होती, होठों पे शर्मिली सी मुस्कान सजाए वो साथ अपने कमरे में चल दी। दोपहर को मीरब की आंख खुली तो वह बाहर निकल आई। कमरा बिल्कुल खाली था। इसने वॉशरूम में जाकर वज़ू किया और ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद जब इसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो आंखें बंद करके कितनी देर तक वो यूं ही सोचती रही, अब क्या मांगूं। जब कुछ ना सूझा किया तो इसने आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही इसे झटका लगा था। इसके बिल्कुल सामने बैठा सहराब बहुत गौर से इसे ही देख रहा था। वो पता नहीं कब अंदर आया था। आप जानती हैं मीरब, आप बिल्कुल अपने नाम की तरह मुझे अच्छी लगती हैं। आपको देखकर पाकीज़गी का एहसास होता है। जब मैं अमेरिका में ए लेवल कर रहा था तब मैं वहाँ इस्लामिक सेंटर जाया करता था। वहाँ मैंने एक बार सुना था कि ईमान के बाद नेक वक्त बीवी से ज़्यादा कोई नेमत नहीं। जब मैंने पहली बार आपको देखा था तो मुझे लगा आप वही हैं जिसकी मुझे तलाश है। इसने अब भी इसे अपनी नज़रों की गिरफ्त में ले रखा था। मीरब ने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा, जो प्यार से इसे ही देख रहा था। इसे अपने गिर्द आग फैलती हुई महसूस होने लगी थी। आप नमाज पढ़ते हैं? बस अचानक इसके मुंह से निकल गया। इसकी बात पर वह मुस्करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। हैरत है। मीरब तंजिया मुस्कराई और फिर दूसरी तरफ मुड़ गई। अभी जो आप कह रहे थे ऐसी ही बीवी आपकी ख्वाहिश थी। कभी आपने अपने गिरेबान में झांका है कि आप अगर नेक बीवी की ख्वाहिश करते हैं तो क्या उस लड़की की ऐसी ख्वाहिश नहीं हो सकती? आपने अपनी ख्वाहिश तो पूरी कर ली। कभी आपने सोचा मेरी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है? आप जैसे आदमी के बारे में मैं मरकर भी नहीं सोच सकती थी, लेकिन पता नहीं मेरे किस गुनाह की सज़ा के तौर पर आप मुझे मिले हैं। इसने नफ़रत से सहराब के स्याह पड़ते चेहरे को देखा था। मैं हमेशा से यही सोचती थी, अगर मैं ऐसी हूँ तो जिसकी पसली से मुझे तख्लीक किया गया है वो मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपको दिखती हूँ तो मुझे खुद से नफ़रत होने लगती है। इस वक्त से नफ़रत होने लगती है जब मैं आपसे मिली थी। आप खुद को पाकीज़ा बीवी का हकदार समझते हैं, जबकि आप अपनी पहली बीवी को तलाक दे चुके हैं। पता नहीं कितनी लड़कियों से आपके अफेयर हैं। आपको खुद से नफ़रत महसूस नहीं होती क्या? मीरब ने सवालिया नज़रों से सहराब को देखते पूछा। आपको नहीं होती, पर मुझे आपसे नफ़रत महसूस होती है। खुदकुशी और कातिल दोनों हराम है, वरना मैं इनमें से एक काम ज़रूर करती। काबिल नफ़रत हैं आप। आपने क्या समझा अपनी दौलत और खूबसूरती से दूसरी लड़कियों की तरह मुझे भी मुतासिर कर लेंगे? नामुमकिन। आपने मुझे हासिल किया है मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर। जीत तो आपकी तब होती जब आप मुझे पाते मेरी मर्ज़ी से, और अब ये नामुमकिन है कि मैं कभी भी आपसे इश्क करूँगी।
اس نے نفرت بھری نظروں سے سہراب کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں دکھ، حیرت، صدمہ، تکلیف، کئی احساسات بیک وقت جمع ہو گئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور باہر نکل گئی۔ ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، وہ غصے میں نتائج سے بے پرواہ ہو جایا کرتی تھی۔ اب بھی اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا اتنی بےعزتی پر وہ 3 الفاظ اس کے منہ پر مار کر اسے نکال بھی سکتا تھا۔ شامیر نے ربا کو 3 بجے سیلون چھوڑ کے گھر پہ گیا تو احمد صاحب نے اس کی خوب کلاس لے ڈالی، جس کی پرواہ کیے بنا وہ اپنی ہی ہانکتا ہوا ان کے کمرے میں چل دیا۔ مجھے آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے اپنے کمرے میں آئیں۔ جب آمنہ اور احمد کمرے میں آئے اور شامیر کی فرمائش سن کر اس سرپھرے کو حیرت سے دیکھنے لگے، پھر اس کی بات مان لی تھی۔ جانتے تھے اگر نہ بھی مانی تو کرنا تو اس نے وہی ہے جو وہ ٹھان چکا تھا۔ آمنہ اور شامیر جب اذان کے کمرے میں گئے تو وہ موبائل پہ کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ یہ لو اذان، آج کی تقریب کے لیے تمہارا سوٹ۔ آمنہ بیگم کے مخاطب کرنے پر اذان نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں اس کی ماما خوبصورت سا گرین کلر کا 3 پیس سوٹ لیے کھڑی تھی۔ پر ماما، میرے پاس ایک پہلے سے ہے، تو یہ نیا کس خوشی میں؟ تمہارے نکاح کی خوشی میں، آمنہ سے پہلے شامیر نے اسے جواب دیا، جس سے وہ اچھل پڑا۔ کیا نکاح؟ وہ بھی میرا؟ کس کے ساتھ؟ اذان نے ایک آبرو اچکاتے حیرت سے شامیر سے پوچھا۔ منال سے ہے تمہارا نکاح، جو کرنل نعمان شاہ کی پوتی مصطفیٰ شاہ کی بیٹی ہے، جو کہ سہراب کے دور کے رشتہ دار ہیں۔ تمہارے بھائی شامیر کو ایسا لگتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے، اور اس کا کہنا ہے جو ہجر اس نے کاٹا ہے وہ نہیں چاہتا تم بھی وہ اذیت سہو، اس لیے تمہارے بابا کو منا کر سہراب سے پہلے بات کر چکا ہے۔ اور ان کے ولیمے سے پہلے تمہارا نکاح ہے۔ آمنہ اس کا سوٹ بیڈ پہ رکھتے اس کے کمرے کی بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے ساتھ ساتھ شامیر کی کارستانی بھی بتا رہی تھی۔ ان کے چپ ہوتے ہی وہ خوشگوار موڈ میں بولا، اور وہ چویا مان گئی کیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ آمنہ نے حیرت سے اذان کو دیکھتے پوچھا، جس سے شامیر کا قہقہ بلند ہوا۔ آپ کی چھوٹی بہو کی بات کر رہا ہے۔ اذان شامیر کو گھور کر بولا، شرم کر لو تم اذان، تمہارے منہ میں بھی شامیر کی زبان آ گئی ہے۔ اور منال کو کیا اعتراض؟ اس کے ماں باپ ہیں نا اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے۔ بیٹیاں تم جیسے نکمے بیٹوں کی طرح منہ پھٹ بے شرم نہیں ہوتی۔ اذان نے اپنی ماما کی بات پہ منہ بنایا اور شامیر سے پوچھا، کرتی کیا ہے؟ مطلب اسے کیا پسند ہے؟ کیا پڑھ رہی ہے؟ آپ نے ساری انفارمیشن تو لی ہوگی نا؟ سارے وہ کام کرتی ہے جو تمہیں پسند نہیں ہیں؟ شامیر نے لطف لیتے مزے سے کہا۔ جواب میں اذان بولا، کوئی نہیں، مجھے ہر الٹے کو سیدھا کرنا خوب اچھے سے آتا ہے، اور اچھا ہے شرافت سے مان گئی، نہیں تو مجھے اپنے طریقے سے منوانا بھی آتا ہے۔ اس کی بات پر آمنہ نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ تم اپنی عمر دیکھو اور باتیں سن لو، بہتر ہے اذان تم انسان بن کے رہو، اپنے باپ کے سامنے میری ناک نہ کٹوانا۔ پہلے ہی وہ مجھ سے ناراض ہے شامیر کی وجہ سے، اب تم بھی اس کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اللہ نے 2 ہی بیٹے دیے، پر مجال ہے ایک بھی کام کا ہو۔ میری پیاری ماں، آپ کون سا میری عمر دیکھ کر نکاح کر رہی ہیں جو میں عمر دیکھ کر باتیں کروں؟ دوسرا، آپ کے سرتاج کی جتنی بھی فرما برداری کر لو، تبھی انہوں نے آپ سے ناراض ہی رہنا ہے، تو آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں۔ ان کو بولنے کی عادت ہے، بولنے دیں اور جا کے میرے نکاح کی تیاریاں کرے۔ اس نے ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے لاڑ سے کہا تو وہ اس کے منہ پہ ایک چپت رسید کرتے نفی میں سر ہلاتے ہوئے باہر چل دی۔ اب اس کا رخ شامیر کی طرف تھا۔ ویسے تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارا شکریہ ادا کیا جائے، کوئی احسان نہیں کیا، چھوٹا بھائی ہوں میں تمہارا، خیر پھر بھی مہربانی نوازش۔ اذان نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بڑے ایٹیٹیوڈ سے کہا اور اس کے گال پر کس کیا۔ بدلے میں شامیر نے قہقہ لگاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے خوش رہنے کی دعا دیتا باہر چل دیا۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر چاروں دلہنوں کو ہال پہنچا دیا تھا۔ ولیمے کا فنکشن بھی بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ سہراب نے اس ولیمے کا سارا خرچے کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ یہ کہہ کر شامیر حماد کو اپنی طرف سے یہ ایک شادی کا چھوٹا سا تحفہ ہے، کیونکہ احمد صاحب اس حق میں نہیں تھے، پر مجبوراً سہراب نے انہیں منا لیا تھا۔ جب شہریار کا وہ ویسے بھی خود کر رہا تھا۔ چاروں دلہنوں کو جب اسٹیج پر پہنچایا تو سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ سب کی حیرت کو مٹانے کے لیے کرنل صاحب نے بھی اپنی پوتی منال کے نکاح کا اعلان کیا، جسے سنتے دعاؤں کے ساتھ مبارکباد کا شور بلند ہوا۔ ربا، میرب، خدیجہ، عائشہ نور حیران تھی۔ اذان کے نکاح کا سن کر
वही इन्हें खुशी भी बहुत हुई थी। निकाह के बाद खाना खिलाया गया तो सब खामोशी से खाना खाने लगे। अजान जब बाहर से होकर अंदर हॉल में आया और इसकी बेताब नज़रें मनाल को ढूंढ रही थी, जो इसको जल्द ही मिल गई। लास्ट वाली टेबल पे खाने से भरे लवाजमात लिए वो तनहा बैठी खाना खा रही थी। अजान इसके पास गया तो देख के हैरान रह गया। इतना सारा खाना वह अकेले बैठी खा रही थी। चूहिया, ये सारा खाना क्या तुम अकेले खाओगी? मनाल को इसे देखते ही वो मुंह बगाड़ कर बोली, तुम्हें यहाँ कोई और दिख रहा है क्या? नहीं ना, तो जाहिरी बात है सारा मेरा खाना है, मैं ही खाऊंगी। इसकी बात पे अजान इसको ऊपर से नीचे तक दिखने लग गया। क्या तुमने ज़िंदगी में कभी इतना खाना नहीं देखा, या साल भर का एक बार खा रही हो? खाना मेरी हॉबी है। कोई मुझे रात के 3 बजे उठा के देगा तो मैं खाने बैठ जाऊंगी, और तुम्हें मेरे खाने से क्या मसला है? तुम्हारे हिस्से का तो नहीं खा रही हूं ना मैं। अजान की बात पर मनाल घूर कर इसकी बात का जवाब देती बिरयानी का चमचा भरकर अपने मुंह में डाला। अगर हर वक्त इतना खाती हो तो तुम्हारा खाया पिया जाता कहाँ है? हो तो तुम छोटी सी चूहिया। मेरा खाया पिया मेरी हड्डियों को जाता है, अच्छा है ना, फिगर को नहीं लगता। नहीं तो इंसान मोटा हो जाता है, और मोटे बंदे से इतना खाया भी नहीं जाता। ख्वामखा में बदनाम भी वो इतना होता है कि ये इतना खाता है, और हेल्दी बंदा थक भी जल्दी जाता है। जिसकी हड्डियों को खाना लगता है इसे बहुत फ़ायदा होता, जितना मर्जी कहो कोई नज़र भी नहीं लगाएगा ना मैं मोटी होंगी। एक हाथ से बिरयानी और दूसरे हाथ से वॉक से बारबेक्यू के पीस मुंह में डाले वो अजान से बात कर रही थी, जो इसकी गौर अफसानी पे मुंह खोले इसी को ही देख रहा था। इसे अब अपना मुस्तकबिल खतरे में लगा, यानी मेरी पूरी कमाई इस पेटू राम के खाने में उड़ेगी और मैं कमा कमा के ही बूढ़ा हो जाऊंगा। ये सोच आते ही इसने एकदम से झुर्झुरी सी ली और इसके साथ खाने बैठ गया। क्या है, तुम अपना खाना ले आओ, मेरे खाने पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं। मनाल ने जब इसे अपनी प्लेट से खाते देखा तो इसे घूर कर टोका और अपनी प्लेट पे बाहें फैला लीं, जिनको अजान ने झटक कर दोबारा खाना शुरू हुआ। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कौन हूँ? इसके सवाल पे मनाल खाना खाते मुँह बना के बोली, हाँ मैं आपकी मनकूहा हूँ, ऐसा मामा ने मुझे बताया है। अभी तुमसे मेरा निकाह हुआ है और मामा ने कहा है जैसे डैड इनका ख्याल रखते हैं, इनसे प्यार करते हैं, इनकी हर बात मानते हैं, वैसे आप ही मेरे दोस्त बन के हमेशा मेरे साथ देंगे, मेरी हर बात मानेंगे, मेरा ख्याल रखेंगे। और जब मैं मीरा भाभी की तरह बड़ी हो जाऊंगी तो इनकी तरह दुल्हन बन के आपके पास हमेशा के लिए आ जाऊंगी। और तुमने इनकी बात मान ली क्या? तुम्हें मेरी दोस्त बनने में एतराज़ नहीं? अजान के दूसरे सवाल पे इसने खाने से हाथ धोकर इसे देखा। आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर मैं अपने दादों की बात कभी नहीं टालती और मेरी मामा कभी झूठ नहीं बोलती। अगर वो कह रही हैं तो आप मेरा ख्याल ज़रूर रखेंगे, रखेंगे ना? मेरी मामा ने ठीक कहा ना? मिनाल ने इससे जिस मासूमियत से पूछा, इसे देखकर अजान के दिल ने बीट मिस की और मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा, आपको बहुत प्यार करूँगा, पर कुछ बातें आपको मेरी भी माननी पड़ेंगी। अजान सारी बात मनाल से और आखिरी बात दिल में बोली तो मनाल खिल उठी। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी मामा कभी झूठ नहीं बोलती, इसलिए मैंने इनकी बात मान ली है। पर तुम्हारी मामा ने ये नहीं बताया शोहर को तुम नहीं आप कहते हैं? शोहर कौन? मनाल ने हैरत से इससे सवाल किया। मैं हूँ शोहर, और कौन? पर आप तो दोस्त हो ना? हाँ, पर जिससे निकाह हो जाए वो शोहर भी होता है और दोस्त भी। अजान के समझाने पर इसने सर हिलाया। तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? अजान को ख्याल आया इसने निकाह के वक्त सर पे दुपट्टा किया हुआ था, जो कि अब कंधे पर भी नहीं था। वो मैं मामा को दे आई। क्यों? क्योंकि मुझे उलझन हो रही थी। जाओ, जाके वापस लेकर खुद पर ओढ़ो। अजान ने घुर कर कहा, मैं नहीं पहनूंगी, बस बहुत खिला लिया तुमने खाना, जाओ जाके दुपट्टा पहनो। अभी अजान ने इसके आगे से खाना उठाते ज़रा रूर से लहजे में कहा तो मिनाल डर गई। आपने मुझे डांटा, मैं दांतों से आपको मार पड़वाऊंगी, सहराब भाई से आपकी शिकायत करूंगी। मिनाल ने आंखों में पानी समोए अजान से कहा तो इसे अपना दिल इसकी आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ। हाँ, सबसे कह देना, पर अभी जाके दुपट्टा लो अपना। इसने मिनाल पे नज़रें टिकाए कहा, आप बहुत गंदे हैं मिनाल। ये कहती जल्दी से अपनी मामा के पास दौड़ी और वो बालों में हाथ फेर कर रह गया। जैसा भी हूँ अब तुम्हारा हूँ मेरी चूहिया। मिनाल की बात का जवाब खुद को देता मुस्कुराकर अजान भी स्टेज की तरफ चल दिया।
جاری ہے۔ تو پیارے ریڈر، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔